मित्रों नमस्कार। ये है जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अपनी इस आज की क्लास को पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो धन का बहिर्गमन का सिद्धांत है, या पूरी तरह से कहें कि ब्रिटिश आर्थिक नीति की जो व्यवस्था थी वो है, और इसी में हमें धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का भी अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं, एक एक टॉपिक को पढ़ते चलते हैं और अपनी इस क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि आप लोग क्लास शुरू हो, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। आइए मित्रों आगे इस क्लास को बढ़ाते हैं। मित्रों ब्रिटिश आर्थिक नीति है ये जो आज का टॉपिक ये है, और इसी में हमें धन का बहिर्गमन सिद्धांत या धन का निष्कासन भी पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इसको। सन 1870 और 1905 के बीच में जो है मित्रों भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलुओं को विश्लेषित किया, जिसमें से 3 व्यक्तियों का नाम विशेष रूप से दोस्तों आता है। वो दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया, ये दादा भाई नौरोजी। दूसरे हैं हमारे न्यायमूर्ति जो थे एम.जी. रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे, जिन्होंने आधुनिक औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाया या उसके संबंध में चर्चा की। और तीसरे जो हैं आर.सी. दत्त या रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने लिखा है भारत का इतिहास यानी भारत का आर्थिक विकास 1901 में, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ये लिखा है। आगे देखते हैं, ये उपर्युक्त तीनों जो हैं, इनके अतिरिक्त भी और कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के जो है आर्थिक नीति के संबंध में या कुछ विचार व्यक्त किए हैं। नंबर जो हैं उनमें से जी.वी. जोशी हैं, जी. सुब्रमण्यम अय्यर हैं और गोपाल कृष्ण गोखले हैं। पृथ्वीश चंद्र राय भी हैं। इन्होंने जो है ये लोग सहित जो है अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने जो है तत्कालीन जो अर्थव्यवस्था है का विश्लेषण किया है और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के दुष्प्रभावों को दोस्तों विस्तार से भी स्पष्ट किया है कि औपनिवेशिक जो आर्थिक नीतियाँ थी उनका भारतीय समाज पर, भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके भी संबंध में इन लोगों ने जो है अपने अपने विचार व्यक्त किया और भारतीय जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं तो 1899 में जो है तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भारत के जो राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी है एक अनिवार्य शर्त के रूप में बताया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। यानी कहा कि जो भारत की राष्ट्रीय विकास के लिए जो विदेशी पूंजी है वो एक अनिवार्य शर्त होगी। आगे देखते हैं फिर इसी में भारतीय पूंजी व संपत्ति के निष्कासन से विकास का मुद्दा जो सर्वप्रथम है प्रस्तुत करने का काम दादा भाई नौरोजी ने किया। 1867 में कहा था उन्होंने, ब्रिटेन जो है भारत का खून चूस रहा है। तो ये वाक्य जो ये कथन है दादा भाई नौरोजी का है। मित्रों जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने 1867 के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि जो ब्रिटेन है हमारे भारत की संपत्ति को किस तरह से यहाँ से ले जा रहा है, यहाँ से लूट करके ले जा रहा है। उसी के संबंध में फिर आगे चलकर मित्रों दादा भाई नौरोजी ने 1867 में ही एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत, या इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी कहते हैं, या धन का निष्कासन सिद्धांत का भी नाम इसी को दिया जाता है। तो देखते हैं इसमें भारत को बढ़ती हुई निर्धनता की कीमत पर, यानी भारत की बढ़ती हुई निर्धनता, अंग्रेज़ों की जो ब्रिटिश नीतियाँ थी इनके फलस्वरूप
अपनाने के भारत की गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अपने को संपन्न बनाने के लिए जो अंग्रेज थे, अपने को संपन्न बनाने के लिए, धनाढ्य बनाने के लिए ब्रिटेन जो था भारत के कच्चे माल, संसाधनों और धन को निरंतर जो है लूट मार की पृष्ठभूमि को दादा भाई नौरोजी और रानाडे जैसे राष्ट्रविदों ने दोस्तों धन के बहिर्गमन या धन के निष्कासन के सिद्धांत की संज्ञा दी है। आगे देखते हैं इसी में, तो भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का जो ध्यान आकर्षित करने के लिए है मित्रों, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम प्रयास किया। इन्होंने जो है 2 मई 1867 को लंदन में, कब 2 मई 1867 को लंदन में एक सम्मेलन आयोजित होता है, जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पेपर, जिनके पेपर का नाम क्या था, इन्हीं लंदन में जो है 2 मई 1867 को एक बैठक संपन्न होती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, और उसी में इन्होंने अपने पेपर के माध्यम से, जो पेपर था क्या, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, यानी भारत का इंग्लैंड पर ऋण, को पढ़ते हुए पहली बार जो है इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का या धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कह सकते हैं कि भारतीय धन के संबंध में व्यक्त करने वाले जो विचार थे दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2 मई 1867 को ही इस धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया। धन के निष्कासन के सिद्धांत का तात्पर्य है कि भारत से है जो अंग्रेज या ब्रिटेन है, जो अंग्रेज लोग हैं, यहाँ से किस प्रकार अनैतिक नीतियों के माध्यम से या अपने हित की नीतियों के माध्यम से भारत के संपूर्ण धन का अधिकांश भाग जो है इंग्लैंड को भेज रहे हैं या इंग्लैंड ले जाया जा रहा था। आगे देखते हैं इसी में, कालांतर में दादा भाई नौरोजी ने अपने कुछ अन्य निबंधात्मक लेखों जैसे, यानी आगे फिर चल करके दादा भाई नौरोजी ने आगे फिर कुछ लेख लिखे जिनमें ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का या उनके जो नीति नियम थे उनका वर्णन किया था। उस लेख का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में। दूसरा है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 में, और नेक्स्ट है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये 1871 में। दोस्तों ये धन निष्कासन से सिद्धांत की व्याख्या की है, यानी कि आगे चलकर जो है इन 3 पत्रों के माध्यम से या इन 3 लेखों के माध्यम से भारत में अंग्रेजों की धन निष्कासन के सिद्धांत की नीति का प्रचार प्रसार या वर्णन किया है या प्रचार किया है। आगे फिर देखते हैं इसी में, दादा भाई नौरोजी जो थे धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। कहने का मतलब यह है कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे उनमें दादा भाई नौरोजी का नाम सबसे पहले आता है। सन 1905 में उन्होंने कहा था, धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है। यानी दादा भाई नौरोजी ने कहा कि इकोनॉमिकल जो है यानी अर्थ जो है या धन का जो बहिर्गमन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है जो, ये जो है इविल ऑफ द इविल है, या धन का निष्कासन का सिद्धांत जो है सभी बुराइयों की जड़ है और भारतीयों की गरीबी का मुख्य कारण यही है क्या कि भारत के धन का जो है विदेशों को जाना ही भारत की जो है गरीबी का मुख्य कारण है। तो इन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया या यह वाक्य कहा था। आगे फिर देखते हैं, धन के बहिर्गमन के बारे में एक राष्ट्रवादी नेता थे महादेव गोविंद रानाडे, या जिन्हें एमजी रानाडे भी कहते हैं। इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए थे और 1872 में पुणे में एक व्याख्यान के दौरान भारतीय पूंजी और संसाधनों के बहिर्गमन की आलोचना करते हुए जो है कहा था, क्या कहा था कि राष्ट्रीय पूंजी का जो 1/3 हिस्सा है, राष्ट्रीय पूंजी का जो 1/3 हिस्सा है वह ब्रिटेन जो है किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा अपने यहाँ
या ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे 100 रुपये आपका जो है पूरा वार्षिक जो है पूरा राष्ट्रीय पूंजी हुई, तो इसमें से 1/3 यानी कि 33% या 33 रुपये जो है भाग अंग्रेज अपने यहाँ उसको भेज देते हैं। आगे देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट या इविल ऑफ द इविल की संज्ञा दी है, यानी अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। आगे फिर इसी में है, नौरोजी ने आगे फिर कहा कि धन का बाहर जाना, यानी भारत के धन का जो बाहर जाता है और फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में आ जाता है और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज, एक प्रकार का ये जो ऋण होता है कुचक्र सा बन जाता है। कहने का अर्थ ये है कि दादा भाई नौरोजी ने यह समझाने का प्रयास किया कि जो धन भारत में से जाता है, अंग्रेज विदेश ले जाते हैं अपने यहाँ, वही धन जो है कुछ दिन में फिर भारत में आता है और उसके बदले में फिर अंग्रेज उस पर ब्याज लगाते हैं, और यह जो धन है भारतीय धन ही एक प्रकार से यह कुचक्र बन जाता है, जिससे केवल भारतीयों का ही शोषण होता है। आगे बढ़ते हैं, दादा भाई ने भारतीयों को उनके देश में विश्वास और उत्तरदायित्वपूर्ण पदों से वंचित करने की ब्रिटिश नीति को नैतिक निकास की संज्ञा दी है। दादा भाई नौरोजी ने कहा, जो अंग्रेज लोग भारत में शासन करते हैं भारतीयों की भूमि पर ही, और भारतीयों को ही उच्च पदों पर से उन्हें नहीं उच्च पद प्रदान करते उनको, तो ये एक तरह से भारतीयों के समक्ष नैतिक निकास का एक कहें कि इसकी संज्ञा दी जाती है। आगे फिर देखते हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एक और थे जिनका नाम था आर.सी. दत्त। उन्होंने भी अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 के माध्यम से जो है धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का उल्लेख किया है। अब क्या लिखा है उन्होंने, क्या बताया है वो देख लेते हैं। उनके अनुसार भारत के सकल राजस्व का लगभग जो है आधा हिस्सा प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि प्रतिवर्ष जो है सकल उत्पादन का या भारतीय राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 भाग यानी 100 रुपये में 33% या 33 रुपये चला जाता है, जबकि आर.सी. दत्त ने बताया कि 1/3 नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्रीय पूंजी का आधा यानी कि 100 रुपये होता है तो 50 रुपये ये अंग्रेज अपने यहाँ उठा ले जाते हैं। इस सिद्धांत को इन्होंने बताया या इसकी व्याख्या की। आगे मित्रों फिर देखते हैं, आर.सी. दत्त ने धन के निष्कासन के दुष्परिणामों को नादिर शाह है, पॉइंट नोट करें, विदेशी जैसे आक्रांताओं की लूट से भी अधिक घातक बताया। कहा कि जिस प्रकार नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण करके अथाह संपत्ति लूट ले गया था, ये जो धन का निष्कासन का सिद्धांत है अंग्रेजों का, यह उस नादिर शाह के आक्रमण से भी ज़्यादा खतरनाक है। उनके अनुसार यह प्रक्रिया अनवरत है और वर्ष दर वर्ष बढ़ती जाती है। आर.सी. दत्त ने कहा कि अंग्रेजों की जो यह प्रक्रिया है लूट मार की, यह वर्ष प्रतिवर्ष आगे बढ़ती जाती है, जबकि जो नादिर शाह था वो एक बार में ही लूट कर लेकर चला गया था। आगे फिर देखते हैं, आर.सी. दत्त महोदय ने धन के बहिर्गमन को एक बहते हुए घाव की संज्ञा दी। अर्थात उनका कहना ये था कि जिस पर घाव हो जाता है शरीर में और अगर वो बहता रहता है तो वो नासूर का रूप ले लेता है, उसी प्रकार से जो है अंग्रेज़ों की ये ब्रिटिश जो नीति है भारतीय धन के निष्कासन की, यह एक बहते हुए घाव के समान है जो भारतीयों के लिए ही आर्थिक रूप से यह नासूर का काम करती है। आगे फिर देखते हैं, आर.सी. दत्त की एक पुस्तक है जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, को भारत के इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। कहा जाता है कि
RC दत्त की जो पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसने पहली बार जो है भारतीय आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डाला था। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने जो है कलकत्ता अधिवेशन 1896 में सर्वप्रथम धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। ये पॉइंट नोट करते चले। 1896 का वो अधिवेशन था कलकत्ता का, जिसमें धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। आगे फिर बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी इस टॉपिक क्लास को हल कर बढ़ाते हैं। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, देखिए 1901 की बात है और उस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में है जो गोपाल कृष्ण भाषण दे रहे थे और उस भाषण के दौरान क्या कहा था वो जान लेते हैं। धन के बहिर्गमन सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से हमने देखा कि धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण वाले किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण हुआ उसका और कैसे कैसे ये धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को देखा गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, हम शार्ट रूप में इसको अध्ययन करेंगे जो हैं उनको देखना है। तो रजनी पामदस्त भी एक जो है इतिहासकार हैं, उनकी एक पुस्तक है इंडिया टुडे है, जिसमें उन्होंने क्या कहा, इंडिया टुडे ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक जो काल के विभिन्न चरणों का उल्लेख किया है। यानी इंडिया टुडे नाम की एक पुस्तक है रजनी पामदत्त की, और इस पुस्तक में उन्होंने जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति की जो है कई चरणों में व्याख्या की है, ये मतलब है। आगे फिर है, भूमि की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई, ये हम उस भू राजस्व व्यवस्था में अध्ययन कर चुके हैं। आगे देखते हैं, संक्षिप्त रूप में है इसका वर्णन किया गया है। स्थायी बंदोबस्त से जॉन शोर तथा रैयत और व्यवस्थित कैप्टन रीड और टॉमस मुंडो संबंधित, ये हम पढ़ चुके हैं। 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा जो है भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है, केवल चाय और चीन के साथ व्यापार करने का जो अधिकार है वो केवल शेष रह जाता है। आगे फिर है मित्रों, मद्रास के अध्यक्ष थे एक जॉन सुलिवान नाम था उनका, उन्होंने कहा था ब्रिटिश आर्थिक नीति के संबंध में कि हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, स्पंज में सोखता की तरह काम करती है। उसका क्या कहना था आगे देखते हैं। उसके ज़रिए जो है यानी स्पंज या सोखता के माध्यम से जिस प्रकार पानी को हम किसी दूसरे स्थान पर निचोड़ सकते हैं, उसी तरह उसने ब्रिटिश आर्थिक नीति के संबंध में कहा कि हमारी जो नीति है अर्थव्यवस्था के संबंध में वो कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जिसमें क्या होता है कि गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी के जो किनारे है लाकर उस स्पंज को, उस सोखते को निचोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि भारत से हम अच्छी अच्छी चीज़ों को ले जा कर के उसको जो है लंदन में जा कर के उनका प्रयोग करते हैं और उससे हम ब्रिटिश साम्राज्य को या ब्रिटिश राष्ट्र को जो है मजबूती प्रदान करते हैं। आगे फिर क्या कहा गया है, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख इंडिया टुडे डेप्ट टू इंग्लैंड में प्रस्तुत किया है, यानी कि नौरोजी साहब ने इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड में प्रस्तुत किया है। आगे फिर मित्रों है देखते हैं, 1813 की चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी की जो है भारत में सभी व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी जाती हैं। कहने का मतलब व्यापारिक जो काम था वो 1813 की चार्टर के माध्यम से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। भारत में सर्वाधिक जो ब्रिटिश पूंजी है किस में लगाई जाती है, वे रेलवे में लगाई जाती है, बैंकिंग क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में और जहाज रानी क्षेत्र में जो है ये भारत में सर्वाधिक अंग्रेज़ों की जो धन संपत्ति थी उसको यहाँ पर निवेश रूप में किया जाता है। किसमें, रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा में और जहाज रानी उद्योग में ब्रिटिश पूंजी को भारत में निवेशित किया जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय इतिहास का जो सर्वाधिक जो भयंकर जो अकाल था, कहते हैं कि 1876 और 78 में पड़ा था, जिसमें मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी संयुक्त प्रांत और पंजाब में पड़ा था, जिसमें बहुत से लोगों की
अकाल मृत्यु हुई थी। मित्रों, जान लेते हैं कि भारत में जो रेलवे के निर्माण का प्रधान उद्देश्य था वो कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना था, न कि भारतीयों की अर्थव्यवस्था को गति देना था। केवल अंग्रेज जो थे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वे कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जो है भारत में रेलवे का विकास करते हैं। तो मित्रों, भारत में जो आर्थिक धन के निष्कासन का सिद्धांत था, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत था, हमने इस क्लास में अध्ययन उसका कर लिया है। अगर ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। ये मित्रों, धन्यवाद।